राजस्थान के एक छोटे से गांव में राजवीर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। दोस्तों, उसका परिवार बेहद ही गरीब, साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन हंसता खेलता हुआ परिवार ये अपनी जिंदगी अमन चैन से गुजार रही होती थी। लेकिन राजवीर के दो संतान होते हैं, एक बेटे और एक बेटी। बेटा तो गांव में लोग सामान्य सोचता है कि कोई बात नहीं, बेटा है, ठीक है, घर के लिए कमाएगा और घर की बाड़ी से। लेकिन बेटी के शादी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। एक अच्छी घर परिवार और एक अच्छे लड़के यानी दूल्हे का तलाश भी करना पड़ता है। बेटी छोटी ही है, लेकिन अभी से सोचना शुरू कर चुका है कि बेटी के लिए अच्छा लड़का, अच्छा परिवार कैसे ढूंढे और अपनी हैसियत के अनुसार कैसे क्या करें। ये उनके मन में दुविधा थी, हमेशा सोच विचार करते थे और जब भी रिश्तेदार में जाते तो ये बात जरूर शेयर करते। दोस्तों, लेकिन इसकी जो बेटी थी वो पढ़ने लिखने, बोलने बातचीत करने में और काम करने में बेहद शालीनता से अपने काम को अंजाम देता था और इतनी अच्छी और इतनी खामोशी से इतने बड़े बड़े काम करते थे, घर के तमाम काम को। और परिवार में जो भी बातें होती थी, अपने माता पिता और परिवार वालों के साथ बैठकर जो अपनी बात साझा करते थे, लोग चौंक जाते थे कि इतनी समझदारी और इतनी मिच्योर इतनी कम उम्र में कैसे हो। खैर, ये तो उसकी दोस्तों क्षमता थी और उनकी जो ज्ञान था वो दिन प्रतिदिन और भी परिपक्व होता जाता था। लेकिन ये तो घर की बातें थे, लेकिन पढ़ने लिखने में भी बेहद होशियार था। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इनका परिवार उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं कर पाए, न ही शहर में पढ़ाने की इतनी सामर्थ्य थी। लेकिन जितनी भी थी बेहतर थी, अच्छी थी। ये दोस्तों लड़की का जो नाम होता है यामिनी धीरे धीरे वो पढ़ने शुरू कर देती है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है और मेहनत से जद्दोजहद करती है और पढ़ाई करती है। दोस्तों, वो 10th का एग्जाम आता है, तब तक यामिनी लगभग बड़ी हो चुकी थी और इतनी बड़ी हो चुकी थी कि आसपास के जो मोहल्ले थे, आसपास के जो घर थे, उस उम्र में और इस तरह से लड़की जब बड़ी हो जाती थी तो शादियां हो जाती थी। तब इन्हें भी, राजवीर को, अपनी बेटी की शादी का चिंता सताने लगता था। हालांकि 10वीं में गई होती है, उसी समय से वो लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। लड़का मिल भी जाता है और यामिनी को किसी तरह 10th का बोर्ड एग्जाम देने दिया जाता है और एक अच्छे घर जो उनके पिता के अनुसार था, उनके रिश्तेदार के अनुसार था, उनके माँ के अनुसार था, एक अच्छे दूल्हा, अच्छा परिवार ढूंढकर सुरेश से उनका शादी करवा दिया जाता है। बड़े ही अपने हिसाब और हैसियत के अनुसार से धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवाते हैं और डोली में बिठाकर सुरेश अपने पत्नी यानी यामिनी को अपने घर ले जाता है और सुरेश और यामिनी अब पति पत्नी के रूप में जिंदगी व्यतीत करने लगता है। इधर राजवीर चौहान अब ये खुश था कि उनके पति और जो उसकी बेटी का जो पति है यामिनी, वो अब खुश रहेंगे अपने पति के साथ और अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी व्यतीत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी इतनी अच्छी है, खूबसूरत है, अच्छी सोच है और हर एक कार्य को शिद्दत और लगन से करती है। इसीलिए क्योंकि उनकी तो चर्चा और तारीफ मोहल्ले में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, होता उसका उल्टा ही है। कुछ ही दिनों में उनके पति पत्नी का अनबन होता है, यानी सुरेश और यामिनी के बीच काफी झगड़ा होने लगती है। छोटी छोटी बातों में तकरार होने लगता है, मारपीट होने लगता है। ये देखते हुए उनके सास ससुर भी उसके ऊपर उल्टे बोलना शुरू कर देता है। झगड़ा इतना, बहस इतना और मारपीट इतना कि अब उस घर में दम घुट घुट कर यामिनी जीने लगता है। कभी एक स्वच्छ और स्वस्थ विचार की रहने वाली यामिनी अब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, शारीरिक रूप से यातना दिया जा रहा था और तरह तरह के परेशानी को झेल। दोस्तों, कुछ ही महीने बाद बोर्ड का एग्जाम आता है। वो लड़की अपने स्कूल में अच्छा ही मार्क्स नहीं लाता, बल्कि स्कूल टॉपर हो जाती है। दोस्तों, जब टॉपर की बातें चलती तो अलग अलग लोग उसे संदेश देने के लिए मिलने लगता है
अपने बच्चे की अच्छी मार्क्स लेने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीधे यामिनी के पास पहुंचता है और यामिनी से अपने बच्चे का बात करवाना चाहते हैं लोग, कि ताकि उनका भी बच्चे एक दिन स्कूल टॉपर बने, कि आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, गांव में रह के कैसे इतना कर ली। दोस्तों ये जब हुआ तो उनके दोस्त लोग ने भी जब फोन किया और उसकी सहेली से बात हो रही थी तो वो रो रही। उनकी सहेली पूछती है, यामिनी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, तुमने तो पूरे स्कूल में टॉप की हो, हर जगह तुम्हारी चर्चा है, तुम्हारे लोग नाम जपते हैं, इतना ही नहीं तुम्हारी तुम बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, भले तुम नहीं सुनो लेकिन बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफ करते हैं, सर लोग भी तुम्हारे इस मार्क्स से बहुत ज्यादा खुश है। तब यामिनी ये सब तो सुनती है लेकिन अंदर में जो दर्द होता है फिर किसी को नहीं बता पाती। वो सोचती है शायद बताने से तो हल्का हो जाता है, अपनी सहेली को बताना शुरू करती है। कहता है कि मेरा जो पति है, मेरी जो ससुराल है, अब मैं जी नहीं पाऊंगी, घुट घुट के मर रही है, एक एक कदम इतनी सारी फूंक कर उठा रही हूं, इनके बावजूद भी मेरे ऊपर अत्याचार होता है, मेरे ऊपर परेशानी होती है, मुझे पीटा जा रहा है, मुझे ताने मारे जा रहे हैं, न जाने कौन कौन से आफत मेरी जिंदगी में आन पड़ी है। दोस्तों उसकी सहेली कहती है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, और ये बात तो था कि पति सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। तो तुम उस पति को, उस परिवार को कब तक झेलते रहोगी, कब तक इसी दुख में अपने जीवन को बिताती रहोगी? क्यों ना एक कदम आगे बढ़ाओ और तुम, एक सहेली के नाम बताती है, दिल्ली चले जाओ, वहां तुम्हारी जिंदगी कटेगी और शायद इस उम्र में तुम पढ़ाई भी कर सकती हो। दोस्तों ये बात तो ठीक ठाक है, लेकिन यामिनी ऐसे नहीं करती है। वो किसी तरह अपने पिता के घर आ जाता है, क्योंकि वहां हर दिन के झगड़ा से तंग आ चुकी थी। पिता के पास आता है, अपनी दुख दर्द बयां करता और कहता है कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे ताड़ना दिया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन परिवार, समाज, रिश्तेदार के डर से, भाई से, उनका पिता राजवीर चौहान कहता है नहीं, अब पति का घर ही तुम्हारा घर है, पूरा संसार पति का घर ही है, ससुराल ही तुम्हारा हर कुछ है, ससुराल वाले इजाजत दे तो करो, अगर नहीं दे तो नहीं करो, जिस तरह रखे उसी तरह अपने जिंदगी को ढाल लो। दोस्तों पिता के बात भी उन्हें अब सही रास्ता नहीं दिखा रहा था, लेकिन पिता के बात को मान लेता है, दोनों पक्ष में साझेदारी हो जाती है और आगे से ऐसी गलती न दोहराने की यकीन दिलाता है। फिर उसका पति सुरेश उन्हें अपने घर ले जाता है। लेकिन दोस्तों एक सप्ताह बीतता भी नहीं, वही पुराना जो लीला था, खेल था, मारपीट, गाली गलौज, परेशान, तकलीफ और याचना देना यामिनी को शुरू कर देता है। दोस्तों धीरे धीरे ये इतनी बढ़ जाती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब न तो पिता के घर जाने लायक बची थी, न ससुराल में एक पल वो बिताना चाहती थी। अब उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन यामिनी ऐसे नहीं सोचती है, वो जीना चाहती है, कुछ करना चाहती है। अपने जो जेवरात थे वो और पति के घर में कुछ रखा हुआ कैश पैक करते हैं, अपनी सहेली जो दिल्ली में रहती थी उनसे बात करती है और उस घर से छोड़कर राजस्थान से सीधे दिल्ली पहुंचते ही अपनी सहेली को पूरी पूरी बात और डिटेल में बताती है। कहता है कि मेरी जिंदगी अब यही है और यही अगर खत्म हो जाएगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं यहीं रहना चाहती हूँ, अब पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हूँ। दोस्तों फिर उसी पैसे से किताब कॉपी खरीदते हैं, ट्यूशन वाले के पास जाते हैं और अपनी दुखड़ा सुनाते हैं और तमाम बातें बताते हैं, तो ट्यूशन वाले भी यकीन हो जाते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं। और दिल्ली में ही वो 11th-12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। जब पैसा खत्म हो जाती है दोस्तों, अलग अलग घरों में जाकर होम ट्यूशन देना शुरू करता है। होम ट्यूशन देते देते उसका पढ़ाई की खर्चा निकल रहा था और उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही। दोस्तों ग्रेजुएशन होते ही वो यूपीएससी की तैयारी कर देता। यूपीएससी की तैयारी अब शुरू हो चुकी थी और उसी तैयारी के दौरान उन्हें यशपाल नाम का एक लड़का से मुलाकात होता है, जो अंदर ही अंदर उन्हें पसंद करने लगता है, उन्हें बार बार मिलता है, बार बार बातें करता है और एक दूसरे के साथ उसका समय बिताते हैं। एक दिन यशपाल घुटने में आकर उन्हें कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ।
दोस्तों यामिनी कहता कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि मेरा और पति का रिश्ता कभी बना ही नहीं है। शादी के महीने के अंदर अंदर ही मैं उनका घर छोड़ चुकी हूँ। हालांकि मेरा पति तो है, लेकिन अब पति नहीं है। तो मैं इसलिए बता चुकी हूँ क्योंकि आने वाले समय में मैं भी आपको पसंद करती हूँ, अच्छे लगते हो, और मैं भी जीवन साथी मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं अपनी अतीत जो मेरे साथ हुआ है मैं उन्हें छुपाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि सच सच बता देनी चाहती हूँ। दोस्तों यशपाल कहता है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, न ही आपत्ति है कि आपके पहले का जिंदगी क्या था, कैसा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अब भी और जैसे मिली हो मुझे उनसे प्यार है, और इसी हमसफर से आगे बढ़। दोस्तों इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अब ये दोस्ती था प्यार में बदल चुका था, और धीरे धीरे प्यार में इतना बदल जाता है कि पढ़ाई ही छूट जाती है, और पहली बार जब पीटी का एग्जाम देते हैं वो होता ही नहीं। फिर यामिनी घबरा जाती है और यशपाल से कहता है कि जब तक हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक मिलना जुलना प्यार भरी बातें करना पूरी तरह से बंद हो गया। दोस्तों फिर से यामिनी अपने उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना शुरू कर देती है। आने वाले कुछ ही सालों में वो यूपीएससी का पीटी और मेंस एग्जाम भी निकाल लेते हैं, और अच्छे खासे रैंक से एसपी का पोस्ट भी मिल जाता है। दोस्तों अब यामिनी अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है और एसपी का पोस्ट भी ग्रहण कर लेता है। इनके बाद उस वर्दी में अपने पिता के घर पहुंचता है, और पिता देखकर हैरान हो जाता है कि कौन पुलिस उनके घर पर आ गया है और पूछताछ के उनकी गलती क्या होती है। वो दौड़ कर उनका पिता सामने आता है, कहता है कि मैडम मुझसे क्या और मेरे परिवार वालों ने क्या गलती करी। दोस्तों यामिनी अपने टोपी उतारता है और चश्मे हटाता है और अपने पिता का पैर छू लेता है। यहां तक भी उनके पिता उन्हें समझ नहीं पाता, तब कहता है कि पापा मैं आपकी ही बेटी हूं। दोस्तों ये लफ्ज सुनते ही उनके पिता को तो ये लगा था उनकी बेटी मर चुकी है या उन्हें मार दिया गया, कोई संसार में नहीं। अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगता है। फिर अपनी बेटी यामिनी अपने माता पिता को पूरे गले लगाकर रोती है, जी भर कर रोती है। तब वो कहती कि पापा मैंने आपको पहले ही बता था मेरा पति के साथ नहीं बनता है, वो बहुत ज्यादा दुख दर्द देता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से अगर आपके घर आकर रहना शुरू कर दूंगी तो आप फिर मुझे ससुराल भेज देंगे और मेरी जिंदगी यही हो। मैं भागकर दिल्ली चली गई और वहां अपने दम पर पढ़ी लिखी, और मैं आज एसपी बन चुकी हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। दोस्तों अब क्या था, यामिनी और उसके पूरे परिवार का जो खुशी था साथ में आसमान में पहुंच चुका था कि उनकी बेटी जिंदा है, जीवित है, और वो अब साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। कुछ पल अपने परिवार के साथ गुजार रहा होता है। उसी समय में प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा था, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन हुआ था। दोस्तों बेटी अब कई वर्षों बाद मिला चुका था और इतनी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फिर यामिनी अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ सीधे प्रयागराज महाकुंभ पहुंचती है। वहां पर गंगा में डुबकी लगाता है, अपने पापों की प्रायश्चित करता है, अलग अलग दुआएं मांगती है। फिर अलग अलग साधुओं के पास जाते हैं, उनसे पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। एक साधु के नजदीक जाता है और उनके जब पैर छूने लगते हैं तो साथ ही खुद यामिनी का पैर पकड़ लेते हैं, और यामिनी बोलता है कि बाबा मुझसे जो गलती है उन्हें माफ करना, और साधु बोलता है कि नहीं मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई है। ये बात देखते ही आस पड़ोस के लोग सभी लोग उसकी तरफ निगाहें गड़ा देते हैं, और उसी तरफ देखने उसके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं, और कहता है कि बाबा जी ये आप क्या बोल रहे हैं। फिर दोस्तों बाबा जी के चेहरे पर भस्म होता है और भस्म से लगा होता है, और सीधे पानी मारता है और जो चेहरा सामने आती है बड़ी बड़ी दाढ़ियां, और यकीन नहीं हो रहा था वो कौन है। फिर यामिनी से कहता है कि मैं सुरेश हूं, जो वर्षों पहले तुम्हारा और हमारा शादी हो चुका था, हम दोनों एक ही साथ रहते थे, लेकिन मेरे घर में और मेरे द्वारा तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज दिया गया, शायद तुम मेरे घर से निकल गई।
मैं उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हारी यादों में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा और किस किस से तुम्हारे बारे में पता की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैं उस दर्द को समझ नहीं पाया और अपने आप को संभाल नहीं पाया। फिर भगवान की सेवा में लीन होकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर जो जुल्म किए हैं, गलती की है, उस गलती का एहसास मुझे हो रहा है। मुझे माफ कर दो ताकि आगे का जीवन अपनी चैन से जी। दोस्तों, याम ने उनका दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माफी नहीं मांग। ये माफी नहीं की थी, ये शायद ऊपर वाले की मर्जी थी, एक योजना था। अगर आप मुझे गाली गलौज आप हमारे साथ ऐसे नहीं करते तो मेरे अंदर जो वो जोश जुनून की आग था वो शायद जलता ही नहीं और मैं कभी एसपी बनती ही नहीं। मैं वही आराम से रहती और वही जीवन गुजार रही होती है। आज अगर मैं एसपी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा नाम और मान और सम्मान है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से, आपके परिवार के वजह से। इसलिए खैर कोई बात नहीं, आपने तो अपनी जिंदगी का एक नया रास्ता चुन लिया है और मेरी भी जिंदगी का एक नया रास्ता है। मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है, न कोई गिलवा शिकवा। दोस्तों, फिर ये दोनों अपनी अपनी बातों को खत्म करते हैं और यामिनी आ जाते हैं और वही प्रेमी यशपाल के साथ सुरेश से तलाक लेने के बाद अपने प्रेमी के साथ शादी करता है, एक नए जीवन की शुरुआत करता है। दुख और पीड़ा और तकरार की जो एक जिंदगी थी, गरीबी की एक जिंदगी थी, उन्हें अब दरकिनार करता है और अपने माता पिता को भी और प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत। दोस्तों, ये बात तो हद तक सही है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। दुख के समय में धैर्य रखना चाहिए और जब बहुत ज्यादा खुशी हो तब ज्यादा उत्साहित और अपने आप पर ज्यादा घमंड और गुरूर नहीं होना चाहिए। यही तो प्रकृति की नियम है। इस घटनाक्रम और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक आ गए तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।